everyone, this is Simran and welcome back to our own YouTube channel the E-पाठशाला। I hope you people are doing well। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस MCO3 के, दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के। ऑलरेडी हम MCO4 और MCO5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है उनको जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि ये सेशन मैं आपको इतनी लेट में प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे खुद के भी पेपर्स शेड्यूल्ड अप थे तो मेरे पास भी टाइम नहीं था, और आगे भी हैं अभी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी MCO3 में। मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आए, कमेंट्स भी आए कि मैम MCO3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आज मैं इसीलिए आपके लिए ये सेशन लेके आई हूँ। चलिए बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पेपर का पैटर्न को समझें तो आपको ये पता ही है कि आपके पेपर में शॉर्ट नोट्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब बात करूँ तो डिफरेंसेस पेपर पूछा जाता है और उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक, अब अगर मैं MCO3 की बात करूं तो शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। डिफरेंसेस कई बार हुआ है नहीं पूछे गए हैं, और कई बार हुआ है कि 2 से 3 डिफरेंसेस पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चंस उसी तरीके से प्रोवाइड किए हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट नोट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिफरेंसेस भी यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक, और उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा स्टैटिस्टिकल फैलेसीज, और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है यूनिट नंबर 18 से। ठीक है, यूनिट नंबर 18 है हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक, अब ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि स्टैटिस्टिकल फैलेसीज का मतलब क्या होता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं आपको तो फैलेसी का मतलब होता है कुछ गड़बड़ी होना। ठीक है, या कह सकते हैं कि मिसकंसेप्शन। ठीक है, या मिसकंक्लूजन, मतलब हमने किसी चीज को गलत तरीके से क्या किया है, इंटरप्रेट कर लिया है। ठीक, तो यही होती है हमारी फैलेसी। और स्टैटिस्टिकल फैलेसीज क्या हो गई, जो भी हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा है अगर हमने उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया या उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, हमारी फैलेसी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कोई रिसर्चर है, उसने कोई रिसर्च की और वो बायस्ड हो गया। ठीक है, उसने पक्षपात करने की कोशिश करी, तो उससे क्या होगा, जो उसकी रिसर्च होगी उस पर उसका अफेक्ट दिखेगा, और जो रिसर्च हुई होगी वो भी उतनी ऑथेंटिक और रिलायबल नहीं रहेगी, है ना। तो एक तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर स्टैटिस्टिकल फैलेसी हो गई। ठीक है, तो आपको स्टैटिस्टिकल फैलेसी के बारे में पता होना चाहिए और किस तरीके से ये हो जाती है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में दिए हैं, वो सारे पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में पूछा जा सकता है और लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चनएयर एंड शेड्यूल मेथड, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 3 से। ठीक है, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा से। देखिए, जो भी आपका कलेक्शन ऑफ डेटा में टॉपिक्स हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, और उनके जो भी मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिसर्च रिपोर्ट, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 19 से, दैट इज रिपोर्ट राइटिंग से। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर यूनिट आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चाहे वो लॉन्ग में पूछ ले और चाहे वो शॉर्ट में पूछ ले। तो रिसर्च रिपोर्ट या फिर रिपोर्ट राइटिंग का जो आपका यूनिट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक, अब किन टॉपिक्स को पढ़ना है, किन टॉपिक्स को छोड़ना है या फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो प्रोवाइड कर रखी है अपने चैनल पर। इसकी एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देख लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मार्क कर दीजिए। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड करी उनको ज़रूर से पढ़िए। मैं उम्मीद करती हूँ इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होगी अगर आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है, और जो ऑलरेडी एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कर चुके हैं तो उनकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आप में से किसी को अगर इस टॉपिक को पढ़ने में दिक्कत हो रही है या इस पर्टिकुलर यूनिट को कवर करने में दिक्कत हो रही है
तो मैंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड कंटेंट आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। आप IBO2 की यूनिट 9 देखिएगा, दैट इज डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। तो वहां पर मैंने डिस्कस किया है, तो एक बार आप अपने चैप्टर से मिला लीजिएगा, जो भी कंटेंट आपके कॉमन है आप वहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो रिसर्च रिपोर्ट का फॉर्मेट है, उसका स्ट्रक्चर है, वो हर जगह सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट या सेकंड में चले जाएंगे तो उसके फॉर्मेट में कोई चेंज आ जाएगा, फॉर्मेट सेम ही रहेगा, स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अगर आप में से कोई रेफर करना चाहता है तो देख सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा एडिशन रूल फॉर म्यूचुअली एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 13 से, ठीक है। यूनिट नंबर 13 है हमारी प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी रूल्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा येट्स करेक्शन, और ये आया है आपका यूनिट नंबर 17 से, दैट इज काई स्क्वायर टेस्ट, और ये यूनिट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं काई स्क्वायर टेस्ट पर्टिकुलर यूनिट से, ठीक है। तो इस यूनिट को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आपको एक क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और इसके बाद है टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, और ये दोनों आपके पूछे गए हैं यूनिट नंबर 15 से, दैट इज टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस पार्ट 1। ये यूनिट भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप में से कुछ लोग अगर नेट JRF की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेट JRF की अगर बात करूं तो वहां पर एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक है, और अगर आपके एग्जामिनेशन की बात करूं तो आपको दोनों में से कोई एक टॉपिक तो देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे नेट JRF से याद आया कि आज ही एक पब्लिक नोटिस जारी की गई है, एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें बताया है कि 2 मई से आपके नेट JRF के एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से 2 फरवरी के बाद से जो आप फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भरना चाहता है, कोई पेपर देना चाहता है नेट JRF का, तो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, बाकी आप वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं आपके साथ ये नोटिस शेयर कर लूंगी, ठीक है। तो अगर आप में से कोई चाहता है अप्लाई करना तो बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 13 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 10 से, ठीक है, दैट इज कोरिलेशन एंड सिंपल रिग्रेशन। अब ये यूनिट भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कोरिलेशन रिग्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, फॉर्मुलेज भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि स्टैट्स का पेपर है और न्यूमेरिकल्स ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता है। यहाँ पर मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड किए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो में बता दिया है कि किस किस यूनिट से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपसे बोला कि उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक। अब रही बात इस टाइम की, तो एंड मोमेंट पे मैं ये नहीं कह सकती कि आप सारे जितने भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं उन सबके न्यूमेरिकल्स लगाइए, जो सिंपल है, जो लगाया जा सकता है वही बताऊंगी। तो कोरिलेशन रिग्रेशन के जरूर से लगा लीजिएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और आपने पहले भी ये टॉपिक्स पढ़ रखे हैं अपने ग्रेजुएशन लेवल पर, तो आपको ये टॉपिक्स क्लियर भी होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टैबुलेशन ऑफ डेटा, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 6 से, ठीक है। यूनिट नंबर 6 से हमारी प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ठीक। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स, और ये क्वेश्चन हमारा है यूनिट नंबर 8 से, दैट इज स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये टॉपिक भी आपने कई बार पढ़ रखा है, आपने अपने 11th-12th में पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। हालांकि मुझे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं दिखे थे, लेकिन इसका थ्योरी पोर्शन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा
यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 12 से, ठीक है। यूनिट नंबर 12 है आपकी इंडेक्स नंबर, ठीक। ये यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा स्क्यूनेस ऑफ डेटा, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 9 से, ठीक है। यूनिट नंबर 9 है हमारी मेजर्स ऑफ वेरिएशंस एंड स्क्यूनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक, और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 1 से, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस रिसर्च से, ठीक है। नेक्स्ट है रिसर्च डिजाइन, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 2 से, दैट इज रिसर्च प्लान, और ये यूनिट आपकी सुपर इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चंस तो यहाँ से आने ही आने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं, इसमें क्या पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी इस यूनिट से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस यूनिट को पूरा अच्छे से कवर करिएगा, ठीक। और मैंने आपको बार बार बताया ही है कि ब्लॉक 1 आपका हमेशा से इम्पॉर्टेंट है, तो ब्लॉक 1 की कोई भी यूनिट को कभी भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पायलट एंड प्री टेस्टिंग, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 2 से ही, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, और ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 4 से, दैट इज सैम्पलिंग से, ठीक है। अब जो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग है ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर कवर कर रखा है, तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि जो मेथड्स वहां पर डिस्कस करे हैं सारे सेम ही मेथड्स हैं जो आपके MCO 3 में दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगा, वहां से आपको डिफरेंसेस भी काफी मिल जाएंगे जो आगे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं और डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है आपका सेंसस और सैम्पलिंग के बीच में, और ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 4 से ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर एंड अनवेटेड इंडेक्स नंबर, और ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 12 से पूछा गया है, ठीक। और अगर मैं यहाँ पर सेंसर और सैम्पलिंग की बात करूँ तो इसका डिफरेंस मैंने ऑलरेडी आपको चैनल पर प्रोवाइड किया है, वीडियो में आपको समझाया भी है, तो आप वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो जाए और आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। PDF सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गई हूँ, टेलीग्राम चैनल का नाम बता देती हूँ, जिसने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। चैनल का नाम है इग्नू स्क्वाड, ठीक है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के बीच में डिफरेंस, और ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट नंबर 4 से पूछा गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि सैम्पलिंग जो आपका चैप्टर है, जो यूनिट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा से ज्यादा जो डिफरेंस बनते हैं वो इसी पर्टिकुलर यूनिट से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और ये भी आपका यूनिट नंबर 4 से ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका डिफरेंस भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है, मैंने काफी डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्वे मेथड एंड ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ रिसर्च, और ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से पूछा गया है। देखिए जितने भी आपके मेथड्स ऑफ रिसर्च दिए हुए हैं ना, सारे मेथड्स को, सारे के सारे मेथड्स को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है एक फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछ ले कि मेथड्स क्या क्या होते हैं हमारे, और हो सकता है स्पेसिफिकली कोई एक मेथड पूछ ले, ठीक है। तो इसलिए बोल रही हूँ कि सारे पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर स्पेसिफिकली कोई एक पूछ लिया तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा हुआ तो आप उतने अच्छे तरीके से उसको लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोरिलेशन और रिग्रेशन, बीच अभी मैंने आपको बताया था कि इसका जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका यूनिट नंबर 10 से पूछा गया है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बीच में डिफरेंस, और ये क्वेश्चन हमारा आया है यूनिट नंबर 3 से, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा से, और ये भी मैंने डिस्कस कर रखा है अपने चैनल पर कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग के बीच में डिफरेंस, और ये भी आपका यूनिट नंबर 4 से पूछा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग के बीच में डिफरेंस, और ये भी आपका यूनिट नंबर 4 से पूछा गया है। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका यूनिट नंबर 14 से है, ठीक है।
और अभी मैंने आप लोग को बताया कि यूनिट 4 के जो टॉपिक्स हैं मैंने ऑलरेडी कवर करे हैं, तो आप IBO 2 की यूनिट नंबर 18 देख लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपके हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 2 से, दैट इज रिसर्च प्लान्स। और अभी मैंने आपको बताया ही है कि ये यूनिट आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what are the different levels of measurement scales, also explain the various scaling techniques of attitude measurement, give example। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 5 से। ठीक है, दैट इज मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक्स, और ये यूनिट भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो आपके लेवल्स ऑफ मेजरमेंट स्केल है ना, दैट इज आपका नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछता है कि इंटरवल स्केल के बारे में बताइए या फिर ऑर्डिनल स्केल के बारे में बताइए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया है कि आप सारे के सारे लेवल्स को यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको सारे लेवल्स के बीच में डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि सब में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो ये यूनिट भी सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, व्हाट इज chi-square टेस्ट, give its formula and discuss the application, explain chi-square test as goodness of fit, also explain conditions for applying chi-square test। तो ये भी आपका क्वेश्चन आया है यूनिट नंबर 17 से, और ये यूनिट भी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया ही है कि chi-square टेस्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, discuss different methods of non-random sampling with example of each method, enumerate sampling and non-sampling errors। क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 4 से, दैट इज सैम्पलिंग से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ रिसर्च टू वेरियस फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिसर्च रेलेवेंट टू बिजनेस रिसर्च। और ये आपका यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिसर्च, तो आपको सारे मेथड्स के बारे में यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा फॉर रिसर्च, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग सेकेंडरी डेटा। और ये आपका क्वेश्चन आया है यूनिट नंबर 3 से। ठीक, अब यहाँ पर मैंने आपको सेकेंडरी डेटा के लिए लिखा है। ठीक है, हो सकता है आपसे प्राइमरी डेटा के सोर्सेज पूछ ले या फिर मेथड्स पूछ ले, तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि आपका जो ब्लॉक 1 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को भी यहाँ पर स्किप नहीं करना है। जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो में, उसको जरूर से देख लीजिए, मार्क कर लीजिए और सारे टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। मैं गारंटी से कहती हूँ उन टॉपिक्स से बाहर कुछ भी पेपर में नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ अ ग्राफिक मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग द स्टैटिस्टिकल डेटा, what points should be taken into account in construction of graphs, also discuss different types of diagrams used to present the data। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 7 से, दैट इज डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स। अब ये टर्म्स क्या क्या है आपके, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और ये पूरा टॉपिक आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 9 से, दैट इज मेजर्स ऑफ वेरिएशंस एंड स्क्यूनेस से। ठीक है, तो यही सारे टॉपिक्स आपके पेपर में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो आपको सबकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और साथ ही इनके फॉर्मूलाज भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट दिया है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, और सेकेंड पॉइंट है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 10 से। ठीक है, यूनिट नंबर 10 है हमारी कोरिलेशन एंड सिंपल रिग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंडेक्स नंबर, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ स्प्लिसिंग एंड डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर, ऑल्सो स्टेट द इश्यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर
12 से, और अभी मैंने आपको बताया कि इंडेक्स नंबर टॉपिक भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, व्हाट इज बेस थ्योरम, डिस्कस इट्स यूज इन प्रोबेबिलिटी विद एग्जांपल, और इसका सेकंड पार्ट है, एक्सप्लेन एनी टू अप्रोचेस टू डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी विद एन एग्जांपल ऑफ ईच। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा पूछा गया है यूनिट नंबर 13 से, दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी रूल से। बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ठीक है। हो सकता है आपसे शॉर्ट में पूछ ले, हो सकता है आपसे लॉन्ग में पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, what are its characteristics. Second part is define binomial distribution and state the conditions under which the binomial model is appropriate. And last part इसका explain the procedure involved in Poisson distribution. बहुत ही ज्यादा important topic है ये आपका, और ये आपका पूछा गया है क्वेश्चन यूनिट नंबर 14 से, that is probability distribution. ये यूनिट भी बहुत ज्यादा important है, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलेगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि कौन से डिस्क्रीट में आती है और कौन सी कॉन्टिन्यूअस में आती है, क्योंकि कई बार वहां पे कंफ्यूजन यही हो जाता है कि डिस्क्रीट के अंदर कौन सी आती है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर कौन सी आती है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से हेडिंग्स भी पढ़िएगा, और नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन, इन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके फॉर्मूला और क्या कंडीशंस होती हैं, सब कुछ अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन, आल्सो एक्सप्लेन सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। तो ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 15 से, दैट इज टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस पार्ट 1 से, ठीक है। जो आपका हाइपोथेसिस वाला चैप्टर है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। हो सकता है नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर आपको आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ ले, ठीक है। तो उस तरीके से प्रिपेयर करिएगा कि शॉर्ट में भी लिख सकें आप और लॉन्ग में भी लिख सकें, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द मीनिंग, नीड एंड एसेंशियल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ जनरलाइजेशन। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 18 से, दैट इज आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा से, ठीक है। जो जनरलाइजेशन के मेथड्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस इन प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 19 से पूछा गया है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को समझना है तो आप मेरे वीडियो को रेफर कर सकते हैं, मैंने वहां पर डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको यहाँ पर जितना भी बताया सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, किस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं, सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। और मेरा सजेशन आपको यही है कि अभी भी थोड़ा टाइम है आपके पास, तो आप इसके कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप के बना लीजिए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे और आपको जल्दी याद भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके लिए एकदम नए हैं, जैसे अगर मैं हाइपोथेसिस की बात करूं तो हो सकता है बहुत से लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा इसमें कि टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। कुछ लोग तो इसको पॉइजन पढ़ रहे होंगे, है ना, जहर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, तो ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो मानती हूँ कि कुछ टॉपिक्स आपको एकदम भी क्लियर नहीं हो पा रहे होंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यही करिए कि जो मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं उनके शॉर्ट नोट्स टाइप के बना लीजिए, ताकि आपको जल्दी याद भी हो जाए और आपके दिमाग में वो चीजें बैठ भी जाएंगी। अगर आप क्योंकि सिर्फ पढ़ेंगे या फिर याद करने की कोशिश करेंगे, वो 2 दिन बाद आप फिर इसको भूल जाएंगे, ठीक है। एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैं आप लोगों को सेशंस नहीं प्रोवाइड कर पाई। मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को MCO3 के कुछ टॉपिक्स के वीडियो जरूर दे दूंगी ताकि उससे आपकी हेल्प हो जाए, लेकिन मेरे एग्जाम भी उसी टाइम शेड्यूल्ड अप हो गए, तो उधर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ा, क्योंकि अपने एग्जाम को भी मैं सफर होने नहीं दे सकती, है ना, क्योंकि वो एग्जाम लगभग 1 साल बाद हुआ है, ठीक है।
तो उस टाइम जब मैंने फिल किया था एग्जाम के लिए फॉर्म, तो मैं एलिजिबल भी नहीं थी, लेकिन अब फॉर्चुनेटली एलिजिबल थी। तो फिर मुझे भी लगा कि मैं अपने अटेम्प्ट को वेस्ट क्यों करूं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था चैनल से। लेकिन अब कोशिश ये रहेगी कि रेगुलर रहूं, हालांकि आगे भी एग्जाम शेड्यूल्ड अप है, लेकिन ठीक है, किसी तरीके से मैनेज करें, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी आ गए हैं और मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही होगी, डर भी अंदर से लग रहा होगा। तो सजेशन यही है कि बहुत ज़्यादा वीडियोस को मत देखिएगा कि इग्नू ने ये निकाल दिया वो निकाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब आपको इतनी तो श्योरिटी हो गई होगी कि आपके एग्जाम्स होने हैं, है ना। पता नहीं कहाँ कहाँ के नए नए वीडियो आ गए थे जो मुझे स्टूडेंट्स खुद भेजते थे कि मैम वेब की एग्जाम्स नहीं होंगे क्या। तो मुझे सच में बहुत अजीब लगता था कि क्यों ऐसे वीडियोस बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स को भ्रमित करने के लिए, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग भी डिस्ट्रैक्ट मत हुआ करिए, पेपर के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूंगी, और रेस्ट ओवर जितने भी आपके एमसीओ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हैं मैं आपको टाइम टू टाइम वो प्रोवाइड करती रहूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। और एक चीज यहाँ पर और मेंशन करना चाहूंगी कि आप लोग की जो भी फीडबैक्स आते हैं मुझे पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सीरियसली बता रही हूँ कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे वर्क को, और कुछ लोग हैं जो मुझे मेरे फॉल्ट से बताते हैं, तो मुझे उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं उसको कैसे इम्प्रूव करूँगी। लेकिन गलत तरीके से बोलना वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। ठीक है, अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप मुझसे अच्छे से बोल सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है कुछ भी कहने का। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आपकी लैंग्वेज एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।